पर गांधी चौक में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। 23 मार्च 2023 की शाम पन्ना नगर के गांधी चौक में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि आज ही के दिन महान क्रांतिकारी एवं आजादी के महानायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हें याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि विष्णु पांडेय, समाज सेवी एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार, भाजपा नेता राजकुमार वर्मा सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पन्ना नगर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कवि लक्ष्मी नारायण चिरोलिया सहित वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। कम उम्र में इन वीरों ने देश के आजादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी के साथ भारतीयों के लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उनकी क्रांति और जोश आज युवाओं की रगों में बहता है। यही कारण है कि इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। हमारे राजकुमार जी, हमारे हरि जी और सब हमारे युवा साथी, जैसा कि इन शहीदों के कारण ही जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए, इनके कारण ही हेलो को कर दो कम, ई को कम कर दो। हमारे भारत माँ के लाल, इस माटी के सच्चे सपूत राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव आ रहे हैं। वो इन्हीं माटी के जो लाल थे, इनकी शहादत के कारण आज हम खुशी खुशी जी पा रहे हैं और रह पा रहे हैं। ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्थवासी आज नतमस्तक हैं। उनको श्रद्धासुमन और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बीच में हमारा जी बना लगी हमारे में तो मैं ना बाइक में चलवा भेजेगी। ऐसे हमारे सुशील खरे जी और चरोलिया जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आज 23 मार्च 2023 को शहीद दिवस मनाया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे ज़िले के लोगों को, नगर के लोगों को? शहीद दिवस के इस कार्यक्रम के बाद जो हमारा यही कहना है कि जो हमारे वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है, उनके मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग भी कुछ उनका अनुसरण करें और शहर के लोगों को संदेश के लिए हम
आज तो नगर पालिका परिषद की ओर से जो कार्यक्रम हुआ है उसमें यही चाहेंगे कि नगर के सभी लोग हमारे नगर पालिका का सहयोग करें, स्वच्छता में, पानी में, विकास में। यही हमारा संदेश है आज शहीद दिवस के अवसर पर। भारत में कितना बड़ा योगदान रहा है अमर शहीदों का, और आज किसका शहीद दिवस मनाया जा रहा है? आज भगत सिंह जी और सुखदेव गुरु जी, इनका शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इनका योगदान इतना है कि इनके योगदान के कारण ही आज हम आपसे खुलकर कोई बात बोलने के लिए मतलब इतना खुल के बात कर सकते हैं। अगर ये ना होते तो आज हम आपसे कोई बात करने लायक भी ना होते और ना आप हमसे कोई बात करने लायक होते। बीते बुधवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड की अंडरग्राउंड खदान में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए थे, जिनका उपचार भिलाई स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड की अंडरग्राउंड खदान से कॉपर निकालने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिसके द्वारा खदान में आवश्यक सुरक्षा इंतजामात न किए जाने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके अलावा खदान में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी एवं अन्य योजनाओं का लाभ न मिलने से मजदूरों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते मजदूरों ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर दी। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष एन राजावत ने बताया कि खदान में हादसों के दौरान मरने वाले मजदूरों तथा घायल मजदूरों को नियमानुसार मुआवजा राशि नहीं दी जाती। साथ ही निजी कंपनी द्वारा मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा बने नियमों को दरकिनार कर इनका शोषण किया जा रहा है। काम बंद हड़ताल के आह्वान से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मैनेजमेंट नींद से जागा और कंपनी के आर.एस. के शिवदर्शी ने मजदूरों की मांगे मैनेजमेंट तक पहुंचाने तथा अन्य शिकायतों के जल्द निराकरण का आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करने कहा, किंतु मजदूरों ने सभी मांगों पर लिखित आश्वासन के बिना हड़ताल समाप्त नहीं करने का फरमान सुना दिया। बालाघाट से कृष्ण कुमार लिल्हारे की रिपोर्ट। भुगतान करेगी कब? जब वहां पर भुगतान के लिए नकार दिया जाएगा तब। लेकिन जब तक प्रक्रिया चल रही तब तक आपको, मेरे भाई साहब, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमको भी वेट करना पड़ेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलती है तो हम आपको एश्योर्ड करते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते उस पैसे को भुगतान करेगी। दूसरी चीज है EDLI, आपका जो PF कटता है उसमें भी गवर्नमेंट का अभी लेटेस्ट अभी न्यूज आया है, 6.5 से 7 लाख कर दिया गया। उसमें भी प्रक्रियात्मक क्रिया करके आपको 7 लाख, ये आपका फिक्स है। इतना पैसा मोटा मोटी आप 20 लाख रुपया तो आप समझिए कि आपके लिए फिक्स है। कानून देगी, हम नहीं देंगे, कानून देगी। इसका लड़ाई आप किसी भी फोरम में जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अनुग्रह राशि के जो प्रदान की गई, ये अनुग्रह राशि के बारे में ये टाइम टू टाइम के अनुसार भैरी किया जो आदमी के अनुसार करता है, लेकिन ये भी एक कमोबेश एक राशि तय हो चुकी है जो दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कि कोई एक ऐसा रीजनेबल अनुग्रह राशि जो तत्काल रूप से आपको दी जाए, ऐसा किसी को नहीं मिले। हम तो भगवान चाहते हैं किसी को नहीं मिले, आगे आने वाले समय में किसी को मिले ही नहीं अनुग्रह राशि, ये मौका आए ही नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुग्रह राशि क्या होगी, इसके बारे में हम अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारी जो राशि है उसके बारे में बातचीत करके हम लोग तय करेंगे। बाकी बहुत सी समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने संज्ञान में इनको लाया है। हो सकता है पहले आप संज्ञान में नहीं लाए हो, हमारे इंजीनियर को बताया हो, इंजीनियर ने हमें नहीं बताया हो, लेकिन ये संज्ञान में जब लाए हैं आप, तो हम आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे। अभी हम अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं, हम अपने माइनिंग के लोगों को बुलाते हैं कि भाई इस तरह की वर्किंग इन्वायरमेंट में इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इस वर्किंग इन्वायरमेंट में हम कैसे इस चीज से निपटे और इनको बेहतर से बेहतर सुरक्षात्मक दृष्टि से रखते हुए, इनको पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए और हम भी सुरक्षित रहें, तब इसको हम प्रदान करेंगे। देखिए, अगर ये माइंस चल रहा है तो हम लोग तो बाहर से आए हैं, पोस्टिंग होके आए, आज हैं कल चले जाएंगे। ये माइंस आप लोग के नहीं खुला है, सिक्योरिटी आज हो जाती है, तो जो सुविधाएं हमें मौजूद नहीं है वो सुविधाएं आप लोगों को दी गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो बीमा राशि है, आज हमारा परमानेंट मजदूर की कोई ये हो जाती है, दुर्घटना से कुछ मृत्यु हो जाती है,
तो उसको बीमा राशि उतना नहीं मिलेगी जितना कि आप लोगों को कवरेज करने के सरकार के कानून के अनुसार। कोई मलाज खंड नहीं कर रहा और कोई आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा। सरकार ने इस तरह का सुरक्षा ऐसे इस तरह के कानून बनाए हैं कि आपको उससे बेहतर सुविधाएं मिलती है और उसको दिलाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन प्रक्रियात्मक कुछ ऐसे चीज होते हैं कि प्रक्रिया के, जैसे भी मान लीजिए एक डीसीएस का जो एम्प्लॉय था जिसको कोई पिछले बार ये वहां पर भी बात हुई, उसको देर से मिला, तो देर से मिलने के कारण कुछ कागजी कार्रवाई होते हैं। जैसे कि उसने अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट दिसंबर में जमा किया। आप सोचिए कि दिसंबर बीते हुए अभी 2 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो प्रक्रिया में चल रहा है और जरूर मिलेगी। और ये चीज है, तो इसमें हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार जो एसएमएस के मजदूरों को है, चाहे जो प्राइवेट मजदूर है, हमारे संविदा मजदूरों को भी वही एक्ट के अनुसार सभी उसी से अनुसार वो कवरेज में आते हैं। तो आपके साथ अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन हर आदमी के मन में रहता कि अगर दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या मिलेगा। मेरे मन में भी है कि आज मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा। हर व्यक्ति के मन में एक जेहन में एक सवाल है। उस सवाल के लिए आपके जो दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई, जो आप यहाँ पर मौजूद है, जो लेकर आपको आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार एज के अनुसार उसका कंपनसेशन फिक्स। तो यूनियन के पदाधिकारीगण, हमारे साथी और जो हमारे उपस्थित हमारे मजदूर भाई और जो हमारे काम करने वाले लोग, भाइयों, जो 2 दिन पहले जो दुखद घटना घटी, उसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से हम आपको बहुत ही मतलब इस दुखद घड़ी में आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ काम करते हैं। तो आपके साथ जो घटना घटती है वो हमारे किसी ऑफिसर के साथ भी घट सकती है, हमारे साथ भी घट सकती है। ये एक ऐसा दुखद संयोग है कि हम 1 साल के अंदर में इस 2 बातों को हमको झेलना पड़ा। और ये माइंस एक ऐसा जॉब है जहाँ पर इन खतरों के बीच में हम काम करते हैं, लेकिन खतरों से बचने के हम हजारों उपाय करते हैं और आप भी उनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा के कोई चीज किया जाता है। जो इंजीनियर्स हमारे हैं, जो हमारे जो लोग हैं, सब आपके साथ आपके कहने पर ही सब चीज करते हैं। लेकिन ये दुखद घटना संजोग बन जाती है, जैसे रोड में भी चलते हुए कुछ दुखद घटनाएं हो जाती है। लेकिन हमारा ये प्रयास ऐसा नहीं है कि हम आपको दुखद के बीच में आपको रखें, लेकिन ऐसा है कि हम इसी में हमको काम करना है, यही हमारा नौकरी है और इसी के बीच में हमको रहना और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना के हमको रहना। अगर कोई चीज गड़बड़ हो भी रही है तो उसको हमको मैनेजमेंट को ध्यान में लाना है और मैनेजमेंट भी नहीं चाहती है कि आपको किसी ऐसे खतरे में आपको जबरदस्ती कोई काम कराए। अगर इस तरह का कोई बातें होती है तो आप भी इनको बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम ऐसे आपको खतरे में डाल के काम कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये संजोग है, ये बहुत दुखद घटना हुई और ये किसी के साथ भी होगा तो ये दुखद बात है। तो हमारी संवेदनाएं उसके साथ है और हम इन खतरों से निपटने के लिए जितने उपाय होते हैं और जो इस तरह की जो कंपनसेशन वगैरह की जो बातें होती है, इस तरह के हम पूरे कवरेज जो नियमानुसार होता है वो करके रखते हैं। तो आप जो अभी जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, चाहे जिस तरह से खदान चलाई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या आप संविदा मजदूरों की है, चाहे प्राइवेट में काम कर रहे हो, चाहे हमारे यहाँ काम कर रहे हो, सब संविदा मजदूर के रूप में सबसे ज्यादा यही माइंस चला रहे हैं। अभी जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो एक प्रकार से वो बुजुर्ग हो चुके हैं और वो काम करने के उस क्षमता में नहीं है जिस क्षमता से आप करते हैं, और आगे भी कंपनी की इसी रवैये के अनुसार काम करेगी, ये है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जब आप काम करें तो आपको वो सभी सुरक्षा के उपाय सभी मिले। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार जो हम यहाँ पर प्रोविजन किए, जो व्यवस्था है, आज हम आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि में कंपनसेशन एवं EDLI के अलावा सहायता राशि कभी 4 लाख देते हैं, कभी 10 लाख देते हैं, उसको 15 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाए। एक डिपेंडेंट को प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिया जाए। जो सीरियसली इंजूर्ड है उनको इंजरी के हिसाब से कंपनसेशन दिए हुए बाद में, ठीक हुए बाद में उसकी हालत देखकर उसको नौकरी पे रखा जाए। पोर्टल में 24 आवर्स एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। कामगारों को सीनियरिटी एवं कार्य के आधार पर स्किल रेट दिया जाए। नियमानुसार सभी कंपनी में CL, EL एवं मेडिकल छुट्टी शुरू करवाई जाए। वेतन में जो अभी असमानता है, आउटसाइडर जो डंपर ऑपरेटर हैं उनको कुछ पेमेंट दिया जाता है और लोकल के जो डंपर ऑपरेटर हैं, एक ही नेचर के डंपर 60 टन के वो चलाते हैं, 60 टन के आउटसाइडर चलाते हैं, उसमें वेतन में जो असमानता है उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। माहेश्वरी में पिछले 3 साल से काम किया जा रहा है, लेकिन एक भी वर्कर को आज तक न अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया गया है, न उनको कोई ज्वाइनिंग लेटर उनसे लिया गया है। तो हर माहेश्वरी में काम करने वाले हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए।
मलाजखंड के जो कैजुअल अपने माइंस में जा रहे हैं, यदि वो उनके साथ में भी मान लो कभी कुछ फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी जो टेंडर चल रहे हैं उसमें ये व्यवस्था की जाए कि कंपनसेशन जैसे आप लोगों को 15 लाख रुपए दिया जाएगा, वैसे ही यदि मलाजखंड के जो संविदा कर्मी अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, करीब 300 आदमी जा रहे हैं, यदि उनके साथ में कोई फैटल एक्सीडेंट होता है तो उनको भी ठेकेदार के द्वारा 15 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाए। ये इतना हमारा निवेदन है शिवदत्त जी साहब से कि इस विषय में आप वो हायर मैनेजमेंट से प्राइवेट पार्टी जो काम कर रही है उनसे आप लोग बातचीत कर लीजिए और यूनियन को इस विषय में अपना उत्तर आप जल्दी से जल्दी दीजिए, जिससे काम हम शुरू करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस साल में दूसरी दुर्घटना थी जिसमें अपना एक साथी फैटल हो गया और उसका देहांत हो गया। मलाजखंड ताम्र परियोजना में 2 जीएम काम कर रहे हैं। दोनों जीएम जो हैं माइंस के एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे 3 डीजीएम माइंस काम कर रहे हैं। पूरी सेफ्टी के इंतजाम जो किए जा सकते अपन कर रहे हैं। इसके बावजूद एक साल में 2 फैटल होना ये बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। और इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में और कोई फैटल नहीं होगा। अभी आप सब लोग इस घटना से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के लिए सभी लोग चिंतित हैं। आप लोगों के साथ में बैठे, अपन यूनियन ऑफिस में बैठे, आप लोगों ने अपनी चिंता से अवगत कराया। अपन ने कुछ पॉइंट बनाए हैं और वो अपन मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं। मैनेजमेंट यूनियन जो पॉइंट बता रहा है उनको प्राइवेट एजेंसी जो यहाँ पे कार्य कर रही हैं उनके साथ में डिस्कस करेगा और अपने को कल शाम तक उस विषय में रिप्लाई देगा कि क्या उनका रिप्लाई है। उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को काम शुरू करना है या नहीं करना है। ये बात आप निश्चित जान लीजिए कि इस बार इस फैटल के बाद में अपन जो अपने पॉइंट हैं उसको एक अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे, चाहे काम 3 दिन बंद रहे, चाहे 7 दिन बंद रहे। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला तो मंडे से यहाँ पे जो मलाजखंड के जो अपने संविदा कर्मी हैं वो भी इस हड़ताल में मंडे से शामिल हो जाएंगे। और आवश्यक पड़ेगा तो हम जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, हमारे माइंस के जितने भी फोरमैन हैं, जितने भी माइनिंग मेट है और माइंस में जो भी अपने वर्कर हैं, सब के सब मंडे से इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे वो मैं शिवदत्त उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित प्रकरणों के निराकरण संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें प्रकरणों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया है। इन दिशा निर्देशों से पीड़ित होकर जिला अधिवक्ता संघ सहित पूरे प्रदेश के अधिवक्ता गुरुवार से 3 दिवसीय कलम बंद कर न्यायिक कार्य से विरत हो गए हैं। जिला दमोह के किसी भी न्यायालय में वकीलों द्वारा पैरवी नहीं की गई। 23 मार्च को सुबह दिन के 11 बजे जिला अधिवक्ता संघ दमोह के केंद्रीय कक्ष में सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ता एवं पक्षकारों को हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा की गई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता ने बताया कि लिस्टेड प्रकरणों के कारण अधिवक्ता समय अभाव के कारण उचित पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति है। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष मुकेश पांडेय ने बताया कि अधिवक्ता संघ द्वारा इस समस्या के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद ने भी माननीय उच्च न्यायालय से दिशा निर्देश वापस लेने हेतु निवेदन किया था, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन न होने के कारण गुरुवार से अधिवक्ताओं की 3 दिवसीय कलमबंद कार्य से विरत होने का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन में प्रदेश के 92,000 वकील शामिल हो रहे हैं। प्रदेश की किसी भी अदालत में अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे। सचिव रमेश श्रीवास्तव का कहना है कि दिनांक 25 तारीख तक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो 26 मार्च को राज्य अधिवक्ता परिषद की सामान्य सभा की बैठक है।
आगामी एक बार रणनीति फिर का निर्णय अधिवक्ता दिनांक को लिया जाएगा। न्यायालयीन कार्यों से दमोह विरक्त से हो रहे निजाम हैं। खान क्या है की पूरा रिपोर्ट। मामला? ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25 प्रकरणों को चिन्हित कर 65 दिन का समय निर्धारित कर 65 दिन में उनका निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। उससे अधिवक्तागणों को काफ़ी परेशानी हो रही है, पक्षकारों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो न्याय पाने से पक्षकार भी वंचित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने इस के संबंध में ज्ञापन भी दिया, परंतु कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण फिर स्टेट बार काउंसिल को लिखा गया। उसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करके उपरोक्त प्रक्रिया को अलग करने का निवेदन किया, परंतु कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण मध्य प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं को स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर कार्य से विरत रहने हेतु निर्णय लिया गया है। उसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में आज समस्त अधिवक्तागण अपने कार्य से विरत हैं, जो 23, 24, 25 मार्च तक चलेगा। इसके बाद 26 मार्च को स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग होगी। उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या कार्रवाई होना है, वो निराकरण निश्चित किया जाएगा। एक बार फिर अधिवक्ता न्यायालयीन कार्यों से विरक्त होंगे। कब से कब तक होंगे और क्या है पूरे मामला? देखिए, ये दमोह अधिवक्ता संघ ने शुरुआत की थी। जो लिस्टेड प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को भेजे जा रहे हैं, इससे जो पक्षकारों को असुविधा हो रही है, न्याय नहीं हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, प्रकरणों का निराकरण बस हो रहा है, किसी पक्षकार को कोई उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर जिलाधिवक्ता संघ ने एक मुहिम, एक संघर्ष चालू किया था, जो कि आज पूरे प्रदेश में फैल चुका है। आज मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर माननीय उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के 52 जिले की सभी अदालतें, पूरी तहसील अदालतें आज बंद हैं। 92,000 वकील आज एक साथ न्याय कार्य से विरत हैं, और ये सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो लिस्टेड प्रकरणों के दिशा निर्देश हैं, उसको वापस ना लिए जाने के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है। हमारा मानना है कि ये जो आज इन दिशा निर्देशों से न्याय की एक भ्रूण हत्या हो रही है, न्याय तरीके से नहीं हो पा रहा है, ना इस प्रकार का कोई पक्षकारों को ऐसी कोई राहत मिल पा रही है। ये सिर्फ मामलों का डिस्पोजल एक मशीनी प्रक्रिया से हो रहा है। लगातार हड़ताल, विरोध और दमोह की आवाज़ अब बन गई पूरे प्रदेश की। कब से कब तक फिर न्यायालयीन कार्यों से विरक्त होंगे? अभी हम लोग 23 से 25 3 दिन के लिए कार्य से विरत हैं, और रविवार को स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग होगी। इस बीच में यदि कोई हम लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं आता है, तो पुनः हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये जो लड़ाई है हम लोगों ने जो शुरू की थी, वो अंतिम चरण में है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी इस चीज़ का आभास हो गया है कि हमें अपने जो उनके दिशा निर्देश हैं उनको वापस लेना पड़ेगा या उनमें सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश का पहली बार 3 दिन के लिए कार्य से विरत हुआ है। अभी 1 दिन के लिए ही होते थे सांकेतिक रूप से, 3 दिवस के लिए हुआ है, और अभी ये भी है कि अनिश्चितकालीन भी हम लोग कार्य से विरत रहने का निर्णय ले सकते हैं। तो अंतिम चरण में है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को कुछ विजय होगी, क्योंकि हम लोगों पक्षकारों के लिए लड़ रहे हैं। पक्षकारों के लिए न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग न्यायालय के अंदर भी पक्षकारों के लिए लड़ते हैं, और आज भी न्यायालय के बाहर रहकर मार्च 2023 को ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला नरसिंह मंदिर नरसिंहपुर से भोपाल तक पैदल यात्रा पर निकल गए हैं। रोजगार सहायक संगठन विगत 13 मार्च 2023 से निरंतर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। नरसिंह मंदिर नरसिंहपुर से भोपाल तक पैदल यात्रा, जो कि लगभग 250 किलोमीटर की होगी। इस यात्रा में नरसिंहपुर जिले की 450 ग्राम पंचायतों में पदस्थ लगभग 400 रोजगार सहायकों ने हिस्सा लिया है, जो पैदल भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी पीड़ा सुनाए। ग्राम रोजगार सहायक के हड़ताल पर जाने पर मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना को लेकर जिले भर की जनता को योजना का लाभ लेने कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक ऑनलाइन कार्य के लिए ग्राम पंचायत में निपुण माने जाते हैं। नरसिंहपुर जिले से अमित वर्मा की रिपोर्ट।